जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि कैसे उत्तर दिया जाएगा। आज उसके घातांक से आगे का चर्चा करेंगे। सन 2014 के विधि प्रश्न द्वितीय में 16 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। आज 17वां क्वेश्चन से आज चालू करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तथा अन्य लोगों को भी शेयर करें। आइए विषय पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17A है, सह अपराधी किसे कहते हैं? किन परिस्थितियों में सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका चर्चा भी हमने पूर्व में कर दिया था लेकिन आज पुनः कर रहे हैं। सह अपराधी और सह अभियुक्त दोनों अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे जब धारा 30 में एविडेंस एक्ट में देखेंगे तो सह अपराधी के जगह पर वहाँ सह अभियुक्त की बात कही गई है। अर्थात कोई दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विचारण एक साथ हो रहा है तो वो सह अभियुक्त के रूप में होंगे। सह अपराधी का मतलब ये होता है कि जब कोई दो व्यक्ति मिल करके किसी एक अपराध को कारित करते हैं तो वो सह अपराधी होते हैं। सह अपराधी से संबंधित जो प्राविधान है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 में है और 307 में है, जिसको अपनाया जाता है और सेशन कोर्ट द्वारा यानी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा उसमें इस प्रक्रिया को अपनाते हुए और ऐसे समय अपनाया जाता है जहाँ की एकमात्र जो सह अपराधी है उसके अलावा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सरकारी गवाह के रूप में उसको शामिल कर लिया जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सारे तथ्यों का प्रकटन करेगा साक्षी के रूप में न्यायालय में आकर के, जो कि वहाँ घटित हुए हैं। तो ये बात हो गई। अब हम लोग को ये देखना है कि जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सह अपराधी किसे कहते हैं, तो सह अपराधी का मतलब यही होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिल करके किसी अपराध को कारित करते हैं तो वो सह अपराधी होते हैं। जैसे धारा 34 है, धारा 149 है आईपीसी का, ये सब जो है कहीं ना कहीं से, या 120B है षड्यंत्र के मामले में, या कोई दुष्प्रेरणा का मामला है, तो इसमें कहीं भी ऐसा कोई दो व्यक्ति है, माने एक से अधिक कोई व्यक्ति है किसी अपराध में संलिप्त है तो वो कहीं ना कहीं से सह अपराधी होता है। अब सह अपराधी के बारे में जो क्वेश्चन है कि होता कौन है, इसके बारे में R.K. डालमिया बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बताया गया था कि सह अपराधी कौन होता है। तो कहा गया था वे जो अपराध में सहयोगी रहे हैं, दूसरा वे जो चोरी करने वाले से चोरी का सामान प्राप्त करते हैं यद्यपि अपराध में सहयोगी न रहे हों, तीसरा कह रहा है कि वे व्यक्ति जो अभियुक्त के साथ विचारणीय अपराध में सहयोगी न रहे हों परंतु वे अभियुक्त के द्वारा किसी पूर्वकारित अपराध में अवश्य सहयोगी रहे हों, जबकि पूर्वकारित अपराध से संबंधित साक्ष्य विचारणीय अपराध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14-15 के अंतर्गत सुसंगत कहा जा सकता है। तो इस तरीके से बताया गया R.K. डालमिया बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कि सह अपराधी होता कौन है। सामान्य अर्थों में सह अपराधी का मतलब यही है कि एक से अधिक व्यक्ति जब एक साथ किसी अपराध को करते हैं, चाहे उनके सहभागिता उस संपत्ति मतलब चोरी से हो तो उसको प्राप्त करना या छुपाना किसी अपराध से संबंधित है, जैसे 201 में भी होता है कि कोई व्यक्ति उसको छुपाता है, संश्रय देता है। तो इस तरीके के भी जब दो व्यक्ति मिल करके अपने अपने कार्यों के आधार पर कोई अपराध में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ एक दूसरे को कहा जाता है सह अपराधी। अब दूसरा इसका जो क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है, तो इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 है और धारा 114 का दृष्टांत ख है।
धारा 114 का दृष्टांत ख ये कह रहा है कि एक सह अपराधी विश्वास के अपात्र होता है जब तक कि उसके तात्विक विशिष्टियों से संपुष्टि न हो जाए। तो ये न्यायालय को समझना है। दूसरा ये चीज़ है कि धारा 133 में कह रहा है कि एक सह अपराधी के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर कोई भी दंडादेश अविधिमान्य नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं से विरोधाभास के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक दूसरे के पूरक हैं। जब न्यायालय को किसी निष्कर्ष पे पहुंचना होता है तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वो सह अपराधी व्यक्ति जो है उसके साक्ष्य का संपुष्टि हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि जो धारा 114 का दृष्टांत ख कह रहा है वो यही कह रहा है कि सह अपराधी विश्वास के अपात्र होता है जब तक कि उसके तात्विक साक्ष्यों द्वारा विशिष्टियों द्वारा संपुष्टि न हुई हो उसके बातों का। तो ये हो गया। अब चूंकि निर्णय सुनाना है तो न्यायालय के भी हाथ को स्वतंत्र रखा गया है, उसको बाधा नहीं किया है। क्योंकि जब धारा 118 पढ़ते हैं तो 118 में कहा गया कि कौन व्यक्ति सक्षम साक्षी होते, तो उसमें लिखा है कि सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी होते हैं सिवाय। अब सिवाय में जो बातें कही गई हैं वो ऐसा नहीं है कि सह अपराधी के बारे में बात कहा गया। वो ये कहा गया है कि जो प्रश्न पूछने के वजह से, चाहे वो शरीर के या मन के या किसी अन्य वर्धक के शरीर के किसी रोग या अंग शैथिल्य के कारण उसका युक्त आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वो असक्षम होंगे साक्षी के। लेकिन बाकी के सभी मामले में सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी होंगे। यही कारण है कि धारा 133 में जो सह अपराधी को सक्षम साक्षी बनाया गया है उस पर न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है कि न्यायालय अपने निर्णय को स्वतंत्रतापूर्वक दे, उसकी विधिमान्यता पर कोई प्रश्न न उठाया जाए। सह अपराधी का भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ऐसा नहीं कि उसका बयान ले लिया गया और बयान के आधार पर ही केवल जजमेंट सुना दिया जाएगा। जब भी कोई सह अपराधी को धारा 306 और 307 के तहत जो है क्षमादान किया जाता है न्यायालय द्वारा और वो सरकारी गवाह बनता है तो उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही उसके साक्ष्य की एविडेंशियल वैल्यू होती है। अब चूंकि इससे रिलेट करके जो क्वेश्चन है इसमें कुछ केसेज हैं, तो केसेज को देखा जाए तो इसमें जो मेन दो इम्पॉर्टेंट केस हैं, रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य का मामला है, डगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है। तो इसको अगर जो देखा जाए तो ये इसके क्वेश्चन के आंसर को ये पूर्ण करने के लिए है। और इसमें रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 133 के अनुसार जो विधि का नियम है एक सह अपराधी साक्ष्य देने के लिए सक्षम है और धारा 114 का दृष्टांत बी जो व्यवहारिक नियम है कि सह अपराधी के साक्ष्य का दोषसिद्धि के अवधारित करना सदैव असुरक्षित है, इसलिए सह अपराधी के साक्ष्य पर अभियुक्त को दोषसिद्धि प्रदान करना यद्यपि अवैध नहीं है परंतु व्यवहारिक रूप से न्यायालय ऐसे गवाह के साक्ष्य के बिना तात्विक विशिष्टों की संपुष्टि की स्वीकार नहीं करेगी। तो वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहीं ना कहीं से ये इस बात को स्वीकार किया गया है कि उसके जो एविडेंस एक्ट में धारा 133 की व्यवस्था दी गई है वो कहीं से इनवैलिड नहीं है, वो वैलिड है, संवैधानिक है और इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किया भी जाएगा स्वतंत्रतापूर्वक। लेकिन व्यवहारिकता ये है कि उसको कहीं ना कहीं से उसकी संपुष्टि होनी चाहिए तात्विक विशिष्टियों द्वारा। डगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में देखिए क्या कहा गया। उत्तम न्यायालय न्यायमूर्ति श्री चंद्र ने सह अपराधी के साक्ष्य के बारे में कहा कि सह अपराधी के साक्ष्य पर दोषसिद्धि प्रदान करने के लिए उसे अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किया जाना आवश्यक है। अब वासुदेव बनाम स्टेट के मामले में कहा गया कि धारा 133 और धारा 114 के दृष्टांत बी में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि दृष्टांत केवल यह कहता है कि न्यायालय चाहे तो अवधारण कर सकता है, यह दृष्टांत निर्णायक उपधारणा पर जोर नहीं देता। दोनों बंधों को साथ साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि सह अपराधी एक सक्षम गवाह है और उसके असंपुष्ट साक्ष्य पर दोषसिद्धि प्रदान की जा सकती है। फिर भी न्यायालय उपधारणा कर सकता है कि सह अपराधी के साक्ष्य को तब तक विश्वास न किया जाए जब तक उसके साक्ष्य की स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्टि न हो जाए। उपरोक्त विनिश्चय से स्पष्ट है कि सह अपराधी के साक्ष्य के लिए न्यायालय को निम्नलिखित की जांच करनी होगी।
पहला है, सह अपराधी के सच का कथन ऐसा होना चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह एक विश्वसनीय साक्षी है और जांच की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कह रहा है, क्षमादान प्राप्त व्यक्ति के सच अन्य स्वतंत्र स्थितियों से संतुष्ट होनी चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सह अपराधी का सच बिना संपुष्टि अर्थहीन है किंतु अवैध नहीं है। ये जो निष्कर्ष निकाला गया है ये दोनों धाराओं को समायोजित करते हुए निकाला गया है कि सह अपराधी का सच बिना संपुष्टि के अर्थहीन है किंतु अवैध नहीं है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 17 का बी है। जब न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा साक्ष्य और सभी सुसंगत तथ्यों को पेश किया जाता है और निर्णय देने के सिवाय कुछ शेष न हो, वहाँ सबूत का भार का प्रश्न तात्विक नहीं है। व्याख्या कीजिए। सबूत के भार से आप क्या समझते हैं? सिविल आपराधिक मामलों में सबूत का भार किस पर होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आदेश 15 पर आधारित है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से लेकर के 107 तक की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उस पर आधारित है। अब चूंकि इसको देखा जाए तो जो आदेश 15 है उसमें कह रहा है कि जब पक्षकारों में कोई विवाद नहीं रहता है, जैसे मतलब उसमें वाद के निपटारे से संबंधित दिया गया है प्रावधान, उसमें 3 नियम हैं। तो पहला नियम ये कह रहा है कि जब पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है तब न्यायालय क्या करेगा? तो करेगा कि जहां वाद की प्रथम सुनवाई में प्रतीत होता है कि पक्षकारों में विधि तथा तथ्य के किसी प्रश्न पर विवाद नहीं है, वहां न्यायालय तुरंत ही निर्णय सुना देगा। जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, आपको आंसर कहां से देना है बस ये दिमाग में रखना है। नियम 2 कह रहा है कि जब कई प्रतिवादियों में किसी एक का विवाद नहीं है, तो जिसका विवाद नहीं है उस पर जजमेंट दिया जा सकता है। और ये कह रहा है कि इसका जो उपनियम 2 का सब क्लास 2 कह रहा है कि जब कभी इस नियम का अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वही तारीख दी जाएगी जिस पर निर्णय सुनाया गया था। और नियम 3 इसका कह रहा है कि जब पक्षकारों में विवाद है तब क्या होगा? तो विवाद की स्थिति में ये कह रहा है कि जहां पक्षकारों में विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवाद है और न्यायालय ने इसके पूर्व उबंधित रूप से विवाद रूप की रचना कर ली है, वहाँ यदि न्यायालय को समाधान हो जाता है कि विवादकों में से ऐसे विवादकों के लिए जो वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त हैं, जो तर्क या साक्ष्य पक्षकार तुरंत ही दे सकते हैं, उसके सिवाय कोई तर्क या साक्ष्य अपेक्षित नहीं है और वाद में तुरंत आगे कार्रवाई करने से कोई अन्याय नहीं होगा, तो न्यायालय ऐसे विवादकों के अवधारण के लिए अग्रसर हो सकेगा और यदि उनसे संबंधित निष्कर्ष विनिश्चय के लिए पर्याप्त हैं तो वह तदनुसार निर्णय सुना सकेगा, चाहे समन केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए निकाला गया हो या वाद के अंतिम निपटारे के लिए है। लेकिन प्रोविजो इसका कह रहा है कि जहां समन केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए निकाला गया है, वहां वह तब किया जाएगा जब पक्षकार या उसके प्लीडर उपस्थित हों और उनमें से कोई आक्षेप न करता हो। दूसरा इसका कह रहा है कि जहां निष्कर्ष विनिश्चय के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां न्यायालय वाद की आगे की सुनवाई मुलतवी करेगा और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य के पेश करने के लिए या ऐसे अतिरिक्त तर्क के लिए नियत करेगा जो मामले में अपेक्षित हो। तो ये तो हो गया आदेश 15 जिसमें न्यायालय सक्षम होता है किसी भी मामले को निपटारे के लिए। अब जो क्वेश्चन इसमें बनाया गया है ये पहला वाला ही है, पैरा जो इसका पहला है कि जब न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा साक्ष्य और सभी सुसंगत तथ्यों को पेश किया जाता है और निर्णय देने के सिवाय कुछ शेष न हो, वहाँ सबूत का भार का प्रश्न तात्विक नहीं है, यानी कि इसका निस्तारण कर दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। अब दूसरा ये कह रहा है कि सिविल एवं आपराधिक मामलों में सबूत का भार किस पर होता है? तो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो साबित करने का भार और एक सबूत का भार। तो जो साबित करने का भार है वो विधि का प्रश्न है, लेकिन जो सबूत का भार होता है वो व्यवहारिक प्रश्न होता है और सबूत का भार बदलता रहता है। लेकिन जहाँ साबित करने का भार है वो विधि का प्रश्न होता है, एक प्रकार से विधि द्वारा स्थापित वो नियम है ये कह सकते हैं, और जो सबूत का भार है वो व्यवहारिक नियम है ये कहा जा सकता है। तो जो विधि द्वारा स्थापित नियम है साबित करने का भार वो सदैव जो है या तो वादी पर होगा या तो प्रोसिक्यूशन पर होगा। मतलब अगर जो क्रिमिनल मामले हैं तो प्रोसिक्यूशन पर होगा और सिविल मामले हैं तो वादी पर होगा।
लेकिन अगर जो व्यवहारिकता में देखा जाए कि व्यवहारिकता क्या नियम है सबूत का भार, तो वो 102 में आपको दिखाई देगा कि वो बदलता रहता है, या आपका धारा 105 में एविडेंस एक्ट में दिखाई देगा कि जहाँ कोई ऐसी बात है जो साधारण अपवादों की श्रेणी में आता है तो उसको सबूत का भार उस पर हो जाएगा। अब या आप देखेंगे धारा 103 या 106 के बारे में, जहाँ कोई स्पेसिफिक कोई बात है या कोई स्पेशल कोई पार्टिकुलर बात है, तो उसके बारे में उसी व्यक्ति द्वारा होगा जिस व्यक्ति के ज्ञान में ये बातें हैं। तो सबूत का भार ये यहाँ पे कहीं ना कहीं से बदल रहा है। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे 304B IPC के मामले में कि जहाँ कोई ये क्या बोलते हैं दहेज मृत्यु हो जाती है किसी का, अगर जो 7 वर्ष के भीतर, और ऐसे परिस्थितियों में होता है जहाँ किसी जलने की वजह से हो या किसी असाधारण परिस्थितियों में, असामान्य परिस्थितियों में किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि उसका दहेज मृत्यु हुआ है, क्योंकि उसके जस्ट पहले अगर जो कोई इस प्रकार का दहेज का डिमांड किया गया हो उसके द्वारा, उसके पति के द्वारा या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा, तो वो दहेज मृत्यु की श्रेणी में आएगा और इसमें सबूत का भार सीधे अभियुक्त के ऊपर चला जाता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं रहता है। लेकिन अगर जो सामान्य नियम देखा जाए तो यही है कि प्रोसिक्यूशन को अपने मामले को युक्तियुक्त बिना संदेह के साबित करना होगा, क्योंकि जो क्रिमिनल का रूल्स है, नियम है, वो ये है कि भले ही 100 अपराधी जो है बरी हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो इस तरीके से हम लोग को तुलनात्मक जो है इसका वर्णन करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर पूर्ण होगा। अब जैसे हमने 101 में भी बताया कि जो साबित करने का भार होता है वो किसके ऊपर होता है, तो जो साबित करने वाला भार होता है वो बदलता नहीं है, ये एक विधि का स्थापित नियम है। लेकिन सबूत का भार जो है वो बदलता रहता है। वो एक्सटेंशन के रूप में आप देख सकते हैं इसके, चाहे 102 एविडेंस एक्ट ले लीजिए, चाहे 103 ले लीजिए, या 104 ले लीजिए, या 105 ले लीजिए, या 106 ले लीजिए। तो या आप देखेंगे 107 और 8 में भी वही बातें हैं कि मृत्यु के बारे में कब धारणा की जाएगी और कौन साबित, इस बात को सबूत के भार किसके ऊपर चला जाता है, जीवित होने की उपधारणा के बारे में किसके ऊपर चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बदल रहा है, इस चीज़ को आपको समझना होगा और इस तरीके से एनालिसिस करके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब इसमें एक आखिरी क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य लेने से कब इनकार कर सकता है, इस विषय पर निर्णय विधि के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। सामान्य नियम तो यही है कि जब भी कभी अपील में किसी डिक्री का अपील किया जाता है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। मतलब जो विचारण न्यायालय द्वारा विचारण में साक्ष्य लिया गया है और जो जजमेंट दिया गया है उसी के आधार पर वो समीक्षा करते हुए अपील में उस डिक्री का निस्तारण करेगा। लेकिन इस सामान्य नियम का अपवाद भी है। सीपीसी में जब धारा 107 का जो 1 है, उपधारा 1 है, उसका क्लास डी देखेंगे तो उसमें एक बातें कही गई जो अन्य ग्राउंड है उसके अलावा मैंने अपीलेट कोर्ट की शक्तियाँ जो बातें हैं उसमें क्या शक्तियाँ होंगी, तो उसमें बताया गया कि एक शक्ति के रूप में यह है कि अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। और यही बात धारा आदेश 41 नियम 27 में भी बात कही गई है कि अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, लेकिन वो कब लेगा, तो उसमें भी 3 आधार दिए गए हैं कब लिया जाएगा। तो एक तो पहला आधार यही है कि वो ऐसा एविडेंस है जिसको विचारण न्यायालय द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था, मतलब उसको ग्रहण ही नहीं किया गया था वादी द्वारा, यानी कि जो अपीलेंट है, अपीलांट जो है, अपीलांट द्वारा उस साक्ष्य को रखा गया था विचारण न्यायालय में, लेकिन विचारण न्यायालय ने उस साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया था। दूसरा ये कह रहा है कि कोई ऐसा साक्ष्य था जिसको सम्यक तत्परता के आधार पर, मतलब उसकी एक जो होता है कॉन्शस कहा जाता है, एक जागरूक व्यक्ति के नाते जो अपीलांट है वो उस समय जिस समय उस साक्ष्य को देना चाहिए था, मतलब जो डिक्री पारित की गई है जिसके विरुद्ध अपील किया गया है, उस समय विचारण के दौरान उस साक्ष्य को सम्यक तत्परता से प्राप्त नहीं कर सकता था या उसे पेश नहीं कर सकता था। लेकिन वो जो फैक्ट इन इशू है वो फैक्ट इन इशू के पहले का होना चाहिए
ऐसा नहीं है कि वो डिक्री को अपने अनुकूल बनाने के लिए उस साक्ष्य का जो है फैब्रिकेशन हो जाएगा। उस साक्ष्य का पहले से उपस्थिति होना अनिवार्य है, माने उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। बस यही था कि अपलांट उसको प्रस्तुत नहीं कर पाया न्यायालय में। वो साक्ष्य तो पहले से था, फैक्ट इन इशू अराइज होने के पहले से था, लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता था, न्यायालय में नहीं कर पाया, या उसको समय तत्परता से उसके नॉलेज में नहीं आ पाया। और इसका तीसरा जो आधार है वो ये कह रहा है कि जो अपीलेट कोर्ट है उसको अपने निर्णय को बनाने में, मतलब निर्णय सुनाने में उसको समर्थ बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है। यानी कि अगर जो उस साक्ष्य को न लिया जाए तो अपने आप को निर्णय सुना ही नहीं पाएगा। मतलब इतना उसका इम्पॉर्टेंस है उस अपील के, जो डिक्री की अपील की गई है उस मैटर में, उस साक्ष्य का इतना महत्व है कि यदि उसको न लिया जाए तो अपने आप को समर्थ नहीं बना सकता है निर्णय सुनाने के लिए। तो अपीलेंट कोर्ट को इतनी शक्तियां हैं जो 3 आधारों पर अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। अब हम लोग केसला देख लेते हैं। इसमें 2 केसला दिया गया है, 2-3 केसला है। उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बंगलोर बनाम एच नराथ निपाह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आदेश 41 नियम 27 के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य वहां लिया जाना चाहिए जहां अपील न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसे साक्ष्य का लिया जाना उसे निर्णय देने में सहायता करेगा या उसके लिए सारवान हेतुक है। तो उस तरीके का अगर जो कोई है तो साक्ष्य ले सकता है। पुनः हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाम मेसर्स कार्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 2008 का मामला है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस नियम के अंतर्गत असावधानी या समुचित विधिक सलाह का अभाव अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने का कोई आधार नहीं हो सकता, यह सारवान कारण में नहीं आता है। पुनः महावीर सिंह बनाम नरेश चंद्र के मामले में कहा गया था आदेश 41 नियम 27 के खंड ख में एवं निर्णय सुनाने में समर्थ होने के लिए इस पद को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा कि जब अपील न्यायालय निर्णय सुनाने में साक्ष्य जैसा कि वह विद्यमान है में कमी या त्रुटि के कारण अपने को असमर्थ पाता है तब वह अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। निर्णय सुनाने में असमर्थता को निर्णय सुनाने वाले न्यायालय के विचार में संतोषजनक रूप से निर्णय सुनाना समझा जाना चाहिए। यह साक्ष्य में कमी ही है जो न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, लेकिन एक निष्कर्ष पर पहुंचने में मात्र कठिनाई अतिरिक्त साक्ष्य की ग्राह्यता के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब इसमें बैलेंस करके निर्णय दिया गया है। न्यायालय जो अपीलेंट कोर्ट है उसका एक प्रकार से जो सोचने की बात है वो उस स्तर पे लेके जा रहा है जो विचारण न्यायालय है। यानी कि जो उसकी सोच है वो विचारण न्यायालय के पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि जो विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है उस पे सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए उसको ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करना चाहिए, अतिरिक्त साक्ष्य लेना चाहिए, ताकि जो निर्णय सुनाया जा रहा है यदि वहाँ होता तो उस तरीके का निर्णय होता। इस आधार पे वो यहाँ पर भी अपीलेंट कोर्ट द्वारा जो है अतिरिक्त साक्ष्य लिया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब ये जो विधि प्रश्न पत्र द्वितीय है 2014 का यहाँ समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी और जो केसला हमने बताया है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बेयर प्रोविज़न भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बेयर प्रोविज़न ज़रूर देख लीजिएगा, केसला भी देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सन 2014 का जो विधि प्रपत्ति है, राजस्व एवं स्थानीय विधि का जो प्रश्न पत्र है उसमें, और आईपीसी का जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।